हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे ग्रामर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसका वॉइस पढ़ रहे थे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया था। यदि आपने अभी तक एक्टिव से पैसिव क्लासेस को नहीं किया है तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी और वहां पे आपको टेंस की भी क्लास मिल जाएगी। और मैं देखिए बता देना चाहता हूं कि यदि आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है ना वो टेंस होता है। जब तक आपका टेंस कंप्लीट नहीं रहेगा वॉइस को बनाने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पे डाल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं होगा क्या। जिस किसी ने भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यदि पढ़ रखा है तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। नॉट की बात करें तो या तो उसको दूसरे स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसी में लिखवा देता हूँ। इसलिए लिखवा देते हैं कि अलग से जब लिखेंगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 3 से 4 आपको स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो कितना आप याद करते रहेंगे। इसीलिए मैं नॉट को उसमें ऐड कर देता हूं। यानी कि सेंटेंस में जब आपको नॉट आएगा तो यूज कर लीजिएगा, नहीं आता है तो उसको हटा के डायरेक्ट क्या करेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर लेंगे। ये आपको टेंस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यदि पैसिव वॉइस की बात करें तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, वहां पे क्या प्रयोग करते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि आप आज पहला वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, टेंस की क्लास को भी साथ में कंप्लीट करते रहिएगा। यानी कि ये क्लास जैसे ही आपका खत्म होता है तो आप क्या करिएगा टेंस के एक एक जो टेंस है उसको उठाइएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, मुश्किल से 13 से 14 मिनट का होता है, तो आसानी से आप 3-4 क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको ही क्या है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्या है पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं फायदा होने वाला। तो चलिए क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे नॉट, और उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो आती है पैसिव वॉइस में, कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम बनाए तो बनाए कैसे। लेकिन आपने 3 से 4 क्लासेस पढ़ रखी हैं तो आपको पता होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू कि ऐसा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा मत करिएगा कि जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना लास्ट में उसको क्या करें सबसे पहले लिख दे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। यदि हम बात करें अफर्मेटिव और निगेटिव की तो वहां पे तो चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट को उठाया आपने पहले लिख दिया, उसके बाद में क्या है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा लिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट, सॉरी यानी ऑब्जेक्ट जो है ना उसको हम पहले लिख देंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है सर। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में बीइंग कभी मत लगाइएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ इज और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, तो बच्चे क्या करते हैं कि इज के बाद क्या लगाते हैं बीइंग का प्रयोग करते हैं, इज बीइंग नॉट, तो ये गलत हो जाएगा। अफर्मेटिव की बात करें तब सही रहेगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वहां पे चल जाएगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव आता है तो वहां पे इज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इज के बाद नॉट, उसके बाद बीइंग। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इज एम आर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बीइंग का प्रयोग किया है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर आपको? चलिए
उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। यहां तक क्लियर आपको? चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि और अच्छे तरीके से आपको कैसे समझ में आता है। ठीक है, लिखा हुआ है आर द बॉयज राइटिंग एन एसे। आर द बॉयज राइटिंग एन एसे। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि वो ना बनाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो बेटा ऐसा है कि आप गलत करते हैं। आप गलत या सही बनाने का प्रयास तो करें, तभी तो जाके आपको समझ में आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर मैं बार बार हर क्लास में आपको ये बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर लिखा है उसको हमेशा देखा करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इज एम आर लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर भी इज एम आर का ही प्रयोग करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या आर का प्रयोग करेंगे तो सही है। बताइए क्या सही लिखा है? जी नहीं, गलत लिखा है। क्यों? आप कहेंगे कि सर ऐसा है, आपने तो कहा इज एम आर का प्रयोग करना है, यहाँ पर भी आर है तो यहाँ पे आर लिख देते हैं। तो अरे बबुआ गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? देखिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है ना। ऑब्जेक्ट हमारा देख लीजिए क्या एक वचन में दिया हुआ है या बहुवचन में दिया हुआ है। तो हमारा एक वचन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक वचन में दिया हुआ है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको पता लग गया है एन एस है तो एन एस लिख देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी को ना ये भी समझ में नहीं आता है और डाउट होता है कि सर इज लगाएं कि आर लगाएं, तो बाबू एक काम करना, डायरेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेना। चलो ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं एन एस से। एन एस से अब बताओ इसके आगे क्या लगाओगे, इज लगाओगे या आर लगाओगे? इज ही लगाओगे ना, क्योंकि एक वचन है। तो हम यहाँ पे क्या है, इज लगा लेते हैं। चलिए बात तो एक ही पड़ा, या तो पहले लिख, मतलब बात एक ही से मतलब है, या तो देख के लगा लीजिए या तो पहले लिख के लगा लीजिए, बात एक ही पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इज एन एसे हो गया। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। क्या आपको एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी नॉट दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो कोई बात नहीं है। नॉट को क्या करेंगे, स्किप कर देते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो एन एस से बीइंग का प्रयोग करके लिख दिया बीइंग। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना है, और तीसरी फॉर्म आपको दिख रहा होगा राइटिंग, राइट। इसका आपका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन होगा। क्या होगा, रिटेन होगा। तो लिख लेते हैं रिटेन। उसके बाद में बाय का प्रयोग करना है तो हम बाय लगा लेते हैं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो द वॉइस। तो लिख लेते हैं द वॉइस। ये आपका हो गया कंप्लीट। समझ में आया आपको? आर द बॉयज राइटिंग एन एस से एक्टिव वॉइस में दिया गया है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, इज एम आर का प्रयोग किया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा है एन से, नॉट कहीं दिया नहीं है तो हटा दिया। ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग किया, वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन हो जाएगी, राइटिंग यानी वर्ब है हमारा तो इसका रिटन हो जाएगा। बाय का प्रयोग किया है और सब्जेक्ट हमारा द बॉयज है तो उसको दिख रहा है द बॉयज, तो हमने द बॉयज को लिख दिया। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है आर यू रीडिंग द बुक। आर यू रीडिंग द बुक। आर यू रीडिंग द बुक। इसको आप सभी को बनाना है एक्टिव वॉइस में। इसको आप सभी बनाइए। कैसे बनाएंगे आप सभी? देखिए इसमें भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लिखना है। तो हमने अभी अभी बताया था ना कि ऑब्जेक्ट को मन में देख लो कि एक वचन है या बहुवचन, तो आपको पता लग गया कि सर ऑब्जेक्ट तो हमारा द बुक है, द बुक आपका एक वचन है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे इज लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुक, तो लिख लेते हैं द बुक लिख लेते हैं। आप बताइए क्या आपको नॉट कहीं पर भी नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? सर नजर तो नहीं आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो द बुक बीइंग का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है, तो आपको रीडिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रीड। क्या करेंगे, रीड लिख लेते हैं।
उसके बाद में बाई का प्रयोग करना है तो हम यहाँ पे बाई लगा लेते हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। क्या करेंगे, यू लिख देते हैं। किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर आर तो हमारा सब्जेक्ट है, बाबू हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। इज सी नॉट, इज सी नॉट, इज सी नॉट कॉलिंग मी, इज सी नॉट कॉलिंग मी, ये आपका दिया हुआ है पैसिव वॉइस में, इज सी नॉट कॉलिंग मी। इसको आप सभी ने बड़ा ध्यान से बनाइएगा वरना हो जाएगा गलत। क्या है, हो जाएगा गलत। देखिए मैंने अभी अभी बताया कि क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। क्या है, मी है। और मी किसमें चेंज करेंगे, मैंने बताया था कि जब भी आपका आई आएगा तो मी में चेंज करना है। तो यहाँ पे मी आया है तो इसको हम आई में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करेंगे, आई में। और जब हम आई में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना चाहिए, क्या इज लगाएंगे प्रयोग, नहीं। आर लगाएंगे, नहीं। आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक। मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट के अनुसार मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया, ठीक है। अब आप ऐसा मत करिएगा कि जो भी सेंटेंस में लिखा हुआ है ना, सपोज इज लिखा है तो यहाँ पे इज लिख दें, यहाँ पर आर लिखा है तो यहाँ पे आर लिख दें। ऐसा कभी भी मत करिएगा, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को देख लीजिएगा कि उसके अनुसार क्या लगने वाला है, फिर आप उसको वहां पे लिख दीजिएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए यहाँ पे लिखा एम, मी को किसमें चेंज किया, आई में चेंज कर दिया, तो आई लिख दिया। उसके बाद में यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने लिख दिया है। उसके बाद में क्या, नॉट आया है आपका एक्टिव वॉइस में, इज सी नॉट कॉलिंग मी, जी सर आया तो है, तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब के तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो तीसरी फॉर्म आपको दिख रहा होगा, कॉलिंग का क्या होता है, कॉल होता है। क्या होता है, कॉल। उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। और सी को किस में चेंज करते हैं, आप खुद बताइए किस में चेंज करते हैं, पता है ना आपको। यदि आपने बना लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना पाए हैं तो आराम से देखिए, लेकिन आपको नियम याद होने चाहिए, ठीक है। सी को चेंज करते हैं हर में, किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज करते हैं। क्लियर यहाँ तक, समझ में आया सभी को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड जो है वो तेज होती जाएगी। यानी कि आप पहली बार एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे हैं तो आराम आराम से पढ़िए, भूल को देख देख के एक चीज समझिए। जैसे जैसे आप मतलब 10, 15, 20, 25 एक्टिव से पैसिव बना लेंगे तो जो आपकी स्पीड है ना वो काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। फिर आप आसानी से सेंटेंस को देखेंगे और फटाक से उसको बना देंगे। चलिए अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन वर्ड वाला एक्टिव देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए जब भी सेंटेंस आपका ना क्वेश्चन वर्ड में दिया गया होगा तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय भी क्वेश्चन वर्ड को हम सेम का सेम नीचे उतार देंगे। लेकिन जब भी आपका हु आएगा, क्या आएगा, WHO, जब भी आपका हु आएगा तो वहां पे हु को हु नीचे नहीं उतारेंगे, पैसिव वॉइस में क्या उतारेंगे, बाय हुम का प्रयोग करेंगे। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मुझे बार बार बताना पड़ता है, क्या पता आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको क्लियर समझ में ना आए, ठीक है। चलिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप बताइए किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, ठीक है।
आपको अच्छे से क्लियर से दिख रहा है ना, क्योंकि मार्कर क्या है यहाँ पर एक ही है, तो हो सकता है आपको इधर उधर मतलब हो जाए, तो आप ना ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या है ना, जब कलरफुल मार्कर रहता है तो थोड़ा और आसानी होती है आपको देखने में, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि जो दूसरा वाला मार्कर था उसमें इंक बिल्कुल भी नहीं है और इंक खरीदना भी भूल गया था, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करिए, ठीक है। चलिए पैसिव सॉरी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। What are यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग द वर्क, ये आपका क्या है एक्टिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है। इसको हमें बनाना कैसे है पैसिव वॉइस में, ये देख लीजिए। मैंने एक्टिव वॉइस में क्या कहा, सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, क्वेश्चन वर्ड का, उसके बाद में इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड सेम उतार देंगे, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, बीइंग, वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। और याद रखिएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म है ना, उसके बाद हमेशा बाय का ही प्रयोग किया जाएगा, क्लियर यहाँ तक। चलिए लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग द वर्क, ये आपका एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। यदि आप बना ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो मेरे साथ देखिए और उनको समझिए। यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन वर्ड है ना व्हाट, तो व्हाट को क्या करेंगे, नीचे हम सेम उतार देंगे, व्हाट क्या करेंगे, सेम उतार देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ इज एम आर का प्रयोग करना है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इज एम आर का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही करोगे, यानी कि जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है ना उसको देख लीजिए कि एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार लगा लीजिए। तो आपको नजर आ गया कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द वर्क है, और द वर्क क्या है, एक वचन या बहुवचन, एक वचन आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इज, किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट इज, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको पता लग गया द वर्क, तो यहाँ पे लिखते हैं द वर्क। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है। क्या आपको एक्टिव वॉइस में नॉट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, व्हाट इज द वर्क के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, बीइंग लगा लेते हैं। चलिए ये भी सही है। उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और आपको तीसरी फॉर्म यहाँ पे पता होना चाहिए क्या है, डूइंग, यानी डू का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होता है, तो डिड होता है। क्या होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। क्या होता है, डन होता है, तो हम यहाँ पे डन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर, बीइंग डन। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय, क्लियर यहाँ तक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और यू को किस में चेंज करते हैं, यू में चेंज करते हैं, यानी कि ये जो आपका पैसिव वॉइस है वो आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग द वर्क, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड सेम उतार दिया। हेल्पिंग वर्ब का जो मैंने प्रयोग किया है ना वो ऑब्जेक्ट के अनुसार किया है, यानी ऑब्जेक्ट को आप देख लीजिए, उसके अनुसार क्या करिए कि हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए। मैं इसका प्रयोग किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने द वर्क लिख दिया है, नॉट कहीं पर आया नहीं है तो मैंने हटा दिया है, डायरेक्ट बीइंग का प्रयोग किया है। वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो डन का प्रयोग किया है, और बाय है तो बाय का यूज किया है। और क्या किया है, जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो मैंने यहाँ पर उठाकर यू लिख दिया है। अब कोई कहेगा ना सर यू का यू क्यों लिख दिया है, तो बेटा ये रूल होता है कि यू को हम किस में चेंज करते हैं, यू में चेंज करते हैं। अब कोई ऐसा नहीं करेगा ना सर यहाँ पे यू की जगह ही लिख दें, तो यहाँ पर उठाकर क्या है, ही लिख दें, तो ये क्या है ना गलत हो जाएगा। क्या है, गलत हो जाएगा। ही को किस में चेंज करते हैं, ही को चेंज करते हैं हिम में चेंज करते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Why is Sri helping you? ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या लिखा है, Why is she helping you? तो इसको मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाई है, तो हम क्या करेंगे, वाई को वाई उतार देंगे।
इज एम आर का प्रयोग करना है तो आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट को देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा यू है, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो वाई के साथ आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है यू, तो यू लिख दिया। नॉट आया नहीं है तो नॉट हटा दो, बीइंग का प्रयोग करेंगे तो बीइंग हो गया। वर्ब की तीसरी फॉर्म हेल्प का होता है, हेल्प्ड होता है तो हेल्प लिख दिया। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है सी, तो सी को हम किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज करते हैं और ये आपका हो गया है कंप्लीट। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को मैंने 3 पार्ट में कराया है, जिसमें अफर्मेटिव अलग कराया था, नेगेटिव अलग कल की क्लास में, और आज मैंने इंट्रोगेटिव करा दिया है। तो अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी को देख लीजिएगा, तभी आपको जो क्लियर वॉइस है वो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास 12th के लिए बायोलॉजी की क्लास अपलोड की जाती है इंग्लिश मीडियम में, ध्यान रखिएगा। तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। और क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री की क्लास और बायोलॉजी 11th के लिए जो केमिस्ट्री की क्लास और क्लास 12 के लिए भी केमिस्ट्री की क्लास अपलोड की जाती है और 9th और 10th के लिए मैथ की क्लास अपलोड की जाती है। तो इन सारे वीडियोस को आप सभी वॉच कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, तो प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।